नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। बीजेपी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट के तराई क्षेत्र टनकपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांधी पार्क में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी कैलाश के समर्थन में वोट मांगे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की विकास योजनाओं को गिनाया और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आने पर एक वर्ग विशेष के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्ग का साथ लेकर सभी का विकास करने की बात करती है। बीजेपी सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की और 10 साल का रोड मैप तैयार किया है। इसलिए उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए जनता बीजेपी को ही वोट देगी, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचे। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से लड़ाई किसानों मजदूरों ने लड़ी थी। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी का उत्तराखंड में विशेष नाता रहा है। उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इस क्षेत्र को बसाया था। इसे तराई के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की पंत नगर विश्वविद्यालय भी कांग्रेस की ही देन है। हरित क्रांति से लेकर श्वेत क्रांति यानी कि जितनी भी क्रांति हुई, इसका श्रेय पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को जाता है। जब भी आपदा आई तब भी राहुल गांधी हमारे आंसू पोंछने आए। क्या कुछ और कहा, सुनिए जरा। अपना घोषणा पत्र जारी किया है। माननीय प्रियंका जी आई थी उस घोषणा पत्र को जारी करने के लिए। हमने उस घोषणा पत्र में कहा है कि 4 धाम हजारों हजार काम, वो हजारों हजार काम हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के वरदान के रूप में, उनके आशीष के रूप में उत्तराखंड की जनता के सम्मुख रखे हैं। उसमें हमने कहा है आपसे कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम 5 साल में 4 लाख रोजगार पैदा करेंगे स्थायी नेचर के। जो है हमने कहा है कि जो 57,000 पद सरकार में खाली पड़े हुए हैं, हम उनको पहले साल ही भर्ती उनको पूरा भरने का काम करेंगे। हमने आपसे कहा है कि हम जो स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना काल में ध्वस्त हो गई थी, आप सब जानते हैं कि देश के अंदर दूसरे नंबर पर प्रतिशत के हिसाब से ज़्यादा लोग कहीं मरे तो हमारा उत्तराखंड है। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बिल्कुल चरमरा दिया। हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करके हम स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव, द्वार-द्वार पहुंचाने का काम करेंगे। हम ऐसे 5 लाख लोगों को चयनित करेंगे जो कोरोना से त्रस्त होकर के जिनके काम बंद हो गए, नोटबंदी, जीएसटी से जिनके काम बंद हो गए, जो लोग आज खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, अपने परिवारों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे हैं, उन परिवारों में से उन 5 लाख, वो संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, हम उन लोगों को हम 40,000 रुपया हर साल देने का काम करेंगे ताकि वो खड़े हो सकें। वो हमारे नागरिक, हमारे राज्य के नागरिक हैं। एक निवेदन, एक पुष्प हमने आपको एक नारे के रूप में, एक कविता के रूप में दिया है। हमने आपसे कहा है कि बनाओ बनाओ कांग्रेस सरकार, लाओ लाओ कांग्रेस की सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 रुपये के पार। और हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं। हमने न्याय योजना लॉन्च की। मैंने 2 हिंदुस्तान की बात की, अमीर हिंदुस्तान, गरीब हिंदुस्तान। गोवा में हमने निर्णय लिया और वही हम उत्तराखंड में कर रहे हैं कि सबसे गरीब लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार, चाहे गोवा में हो चाहे उत्तराखंड में हो, सीधे खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा का हर महीने कर देगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे गरीब जो लोग हैं उनको यह लगे कि वो अकेले नहीं हैं, उनकी सरकार, उनका प्रदेश उनके साथ खड़ा है। मैनिफेस्टो में और भी चीजें हैं जो हरीश रावत जी ने कहा और मैंने ये
छत्तीसगढ़ में भी कहा, मध्य प्रदेश में कहा, जहां भी हमारी सरकार बनती है, अगर हमने मैनिफेस्टो में चीज लिख दी है, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसकी गारंटी है, उसको करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हमने कहा धान के लिए 2500 रुपए मिलेगा। हमने कहा, बीजेपी के लोगों ने कहा करा नहीं जा सकता। अब जाइए छत्तीसगढ़, जाइए पूछ लीजिए, 2500 रुपए धान के लिए मिलते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में कहा हम डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा सबसे गरीब लोगों को करके देंगे। 2 दिन पहले मैंने स्कीम का उद्घाटन किया, पहले चेक हमने पकड़ा दिए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के भाषण आपने सुने हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, याद है? 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, याद है? आमदनी दुगनी कर दूंगा, याद है? याद है ना? काले धन को मिटा दूंगा, याद है ना? काले धन को मिटा दूंगा। मगर अब जो किसानों का है अपने 2 मित्रों को लालकुआं विधानसभा से आप प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे के चुनाव प्रचार में दिल्ली के डिप्टी स्पीकर राखी बिरला लालकुआं विधानसभा के मोती नगर में पहुंची कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरे दिल्ली का संपूर्ण विकास किया गया। वहीं दिल्ली मॉडल के तर्ज पर हमारी पार्टी उत्तराखंड में जीत कर आने के बाद उत्तराखंड का भी चौतरफा विकास कार्य करेगी। वहीं डिप्टी स्पीकर राखी बिरला अपने आप प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे के पक्ष में वोटिंग करने की अपील करने के लिए पहुंची थी और कहा कि उत्तराखंड राज्य में आम आदमी पार्टी बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त पहली प्राथमिकता, खंडर हो चुके स्कूलों को सुधारना, वहीं अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना होगा। युवाओं को संपूर्ण रोजगार दिया जाएगा, साथ ही स्थानीय महिलाओं को भी कुटीर उद्योग से जोड़ा जाएगा जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सकें। क्षेत्र में आम आदमी पार्टी लोगों की पहली प्राथमिकता देख रही है। हम उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर रही हैं। उत्तराखंड में हो रहे युवाओं के पलायन को रोककर उत्तराखंड युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। किस तरह से माहौल दिख रहा है आपको? निश्चित तौर पर माहौल बहुत अच्छा है और इस बार जो प्रदेश की जनता है वो मन बना चुकी है तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को मौका देने के लिए और प्रदेश में बदलाव लाने के लिए। मैम, जिस विधानसभा में आप आए हैं यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी ताल ठोक रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरीश रावत? जब चुनाव होता तो कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, कोई विधायक नहीं होता, सब लोग उम्मीदवार होते हैं और जनता सबके मैनिफेस्टो को पढ़ती है, सबके पीछे के कार्यों का मनन करती है और भविष्य में उनके पास क्या रणनीति है उस पर चिंतन करती है और निश्चित तौर पर लालकुआं विधानसभा में कुछ ऐतिहासिक होकर रहेगा। मैम, वही बात करें, प्रदेश में आप पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के विचार, भले आपने कई फ्री के वादे किए हैं? फ्री का वादा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत है, क्योंकि इस देश का जितना भी वीआईपी है जब वो जनता के माध्यम से चुनकर जाता है, चाहे वो विधानसभा में जाए चाहे वो लोकसभा में जाए, तो पहले दिन से ही उनको बिजली, पानी, गाड़ियाँ, फोन के बिल सब कुछ मुफ्त मिलता है। अगर इस देश के वीआईपी को मुफ्त मिलता है तो जनता उनसे ज़्यादा बड़ी वीआईपी, क्योंकि वो उन्हें जो है चुनकर भेजती है। तो जो फैसिलिटीज़ इस देश के वीआईपी को, नेताओं को मुफ्त में मिलती है, आम आदमी पार्टी का ये लक्ष्य है कि वो सारी की सारी फैसिलिटी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने लक्सर पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी के रोड शो में हिस्सा लिया, मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। उन्होंने दावा किया कि इस बार उत्तराखंड में उनके समर्थन में बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। यहां पर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी दलितों, पिछड़ों के विकास और बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर काम कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को छल कपट और धोखेबाज पार्टी बताया और कहा कि जब वो ये दल दलितों और पिछड़ों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फिर 5 साल तक उनकी तरफ पलटकर नहीं देखते। लेकिन अब हवा बदल गई है, अब वक्त आजाद समाज पार्टी का है। भाई एक का करने का मैं यही अपील कर रहा हूँ भाई, एक तरफ सब लोग और एक तरफ आप लोग, मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है।
और हाजी तस्लीम आजाद समाज पार्टी के पहले विधायक यहाँ से बनेंगे। ऐसा खबर देहरादून से, जहां मोबाइल खोने की लगातार मिल रही शिकायतों को देहरादून साइबर क्राइम सेल गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करता नजर आया, जिसके तहत जनवरी माह में पुलिस ने 10,56,000 कीमत के करीब 70 मोबाइल बरामद किए। वहीं बरामद मोबाइल को एसएसपी खंडूरी ने उनके जो मालिक हैं उनको लौटा दिया। खोया फोन पाने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। मोबाइल मिलने पर शिकायतकर्ताओं ने पुलिस का आभार भी जताया। बता दें कि देहरादून में खूब जो मोबाइल खोए थे उनकी बरामदगी के लिए साइबर क्राइम सेल टीम ने सर्विलेंस के माध्यम से हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों में कुल 70 स्मार्टफोन बरामद किए। बरामद किए गए मोबाइल को उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया। अपना खोया हुआ मोबाइल पाने के बाद पुलिस टीम का लोगों ने धन्यवाद किया। वालों ने पूरी खो जाते हैं, वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं। तो आज हमने टोटल 70 मोबाइल्स हैं जो कि विभिन्न प्रांतों से बरामद किए हैं और इनके ओनर्स को खोजकर आज कुछ ओनर्स को आप लोगों के सामने ही मोबाइल दिए गए हैं, बाकियों को कांटेक्ट कर दिया गया है और सारे के सारे मोबाइल्स उनको लौटाए जाएंगे जो भी इनके ओनर्स होंगे। तो ये लगातार हमारी जो साइबर सेल की टीम है इस पर कार्य कर रही थी और जब इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं मोबाइल तो इनके ओनर्स को हम। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 632 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश भर में 11,600 बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही 1,000 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 632 उम्मीदवारों में से 105 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनकी जानकारियां निर्वाचन आयोग की ओर से सार्वजनिक की जा चुकी हैं। बता दें कि आपराधिक मुकदमों में चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने वाले राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर इस तरह का लोगों का जो विवरण है वो देना बहुत जरूरी है, अपलोड करना होगा और चुनाव के लिए उन्हें टिकट देने का कारण भी बताना होगा। मसूरी में लगातार हो रही बर्फबारी के बीच लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मसूरी में बर्फबारी के कारण मसूरी के चारों ओर वाहनों का लंबा जाम देखने को मिला। मसूरी में भारी बर्फबारी और जाम के बीच में एक गर्भवती महिला फंस गई, जहां उसकी हालत लगातार बिगड़ी हुई नजर आई, जिसके बाद पीड़ित महिला के पति ने लोगों से उसकी मदद करने का आग्रह किया। जिसके बाद स्थानीय निवासी अनिल सिंह अन्नू ने अपने सहयोगियों से पीड़ित महिला के लिए मदद मांगी, जिसके बाद स्थानीय लोग भाजपा मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित महिला की मदद करने के लिए पहुंचे। मसूरी में एसडीएम नरेश दुर्गापाल और मसूरी कोतवाल गिरीश चंद शर्मा की तरफ से मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम और प्रशासनिक टीम के अलर्ट कर पीड़ित महिला को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए गए। लगातार हो रही बर्फबारी और वाहनों को जाम को देखते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस की तरफ से सड़क में वाहनों को सड़क किनारे लगाकर पीड़ित महिला की कार को दर्जनों लोगों ने बर्फबारी के बीच करीब 2 किलोमीटर धक्का लगाकर अस्पताल के बाहर तक पहुंचाया, जिसके बाद पीड़ित महिला को अस्पताल में ले जाया गया। वहीं लोगों की मदद से पीड़ित महिला को समय से अस्पताल पहुंचने से महिला और बच्चा दोनों को बचा लिया गया। सूचना मिली कि महिला की तबीयत खराब है। हमने सभी विभागों को सूचना की, हॉस्पिटल को बताया, आपदा को बताया और स्वयं में हमारे साथ एक गोविंद भाई है, हमें पैदल चल के आए। तब तक आप लोगों ने सहयोग से एडमिट कराया गया और अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, दिला दिया। पर जेसीबी वगैरह तैनात हो जानी चाहिए थी, उसको कहीं ना कहीं चूक मानते हैं, क्योंकि जेसीबी अगर तैनात होती तो शायद इतना कष्ट ना होता लाने का। आजकल थोड़ा चुनाव का माहौल है, अधिकारी लोग सब चुनाव में हम लोग फंसे हुए थे। आज यहाँ पर डाक मतपत्रों का था और हमारी एक गाड़ी जो मतदान पार्टी थी सेक्टर में, तो वो फंसे हुए थे, हम उधर लगे हुए थे उनको गाड़ी हटाने में। तो आगे से जो है यहाँ पर ये नगर पालिका से किया जाए कि यहाँ पर डोजर रहेगा, जिससे आपदा का। रामशरण नोटियाल इस बार जोनसार बावर में
कमल खिलाने के लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। उनके बेटे जुबिन नौटियाल भी पूरे जौनसार में घूम घूम कर रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कैंप कार्यालय विकासनगर में एक प्रेस वार्ता की गई, जहां उन्होंने बताया कि चक्राता विधानसभा 65 साल से एक ही परिवार के लोगों का गढ़ बना हुआ है और 65 साल से उस विधानसभा में काबिज है। इस विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है और अगर किसी को सांप भी काट ले तो उसको इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, कोई सुविधा नहीं है या फिर वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। वहीं जौनसार बावर में हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन तक नहीं है। लोगों के इलाज कराने के लिए विकासनगर या देहरादून तक जाना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या का विषय है। वहीं मसूरी हाथीपाव रोड बासाघाट के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कार सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं कार में मौजूद एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको एम्बुलेंस के जरिए देहरादून हायर सेंटर भेजा गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। परिजनों की जानकारी के मुताबिक मृतक और उसके दोस्त मसूरी घूमने के लिए आए थे, जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। वहीं घाट विकासखंड के रामनी गांव में 3 युवाओं की मैक्स दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी ग्रामीणों को शनिवार सुबह मिली। घूनी रामनी मोटर मार्ग पर शुक्रवार रात को करीब 7:30 बजे एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 3 युवाओं की मौत हो गई। मौसम बेहद खराब होने की वजह से रात को किसी को भी दुर्घटना का पता नहीं चल पाया। जिस स्थान पर दुर्घटना हुई वो जंगल का क्षेत्र है। रामनी गांव के ग्राम प्रधान सूरज पवार ने बताया कि वाहन रामनी गांव से घूनी जा रहा था। शनिवार को सुबह जब रामनी गांव से वाहन घूनी की तरफ जा रहा था तो वाहन में सवार लोगों ने खाई में गाड़ी गिरी देखी, जिसके बाद अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना राज्य पुलिस को दी गई। दुर्घटना में प्रकाश सिंह पुत्र कुंदन सिंह, देवेंद्र सिंह पुत्र कैलाशी सिंह तोताराम की मौत हो गई। सभी रामनी गांव के रहने वाले थे। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत लालकुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हरीश रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र लालकुआ में प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इस दौरान हरीश रावत लालकुआ पहुंचे और जनसभा की, साथ ही लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, परिवार का हर तीसरा व्यक्ति आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है। महंगाई बेरोजगारी पर बीजेपी के पास कोई नीति नहीं। बीजेपी शासनकाल में आम जनता त्रस्त है। गैस, डीजल, पेट्रोल के अलावा खाद्य पदार्थों के नाम का दाम आसमान छू रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो पूरे उत्तराखंड का पूर्ण विकास होगा। लालकुआ में एक तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो जो है एक ओवरब्रिज की भी है, बाईपास की ज़रूरत है, उसको करना है। यहाँ के लोगों का मालिकाना हक का है। मैंने कहा इसको स्मार्ट टाउन बनाएंगे और यहाँ पर लालकुआ में भी एक छोटा खेल का मैदान विकसित करेंगे। साथ ही साथ शहीद गोस्वामी जी के नाम पर जो स्टेडियम है उसको विकसित करेंगे। और भी हमने बहुत सारी बातें कल्पनाएँ की हैं। उन कल्पना श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 8 मई को सुबह 6:15 पर खुलेंगे, जबकि तेल कलश यात्रा की तिथि 22 अप्रैल शुक्रवार तय की गई है। नरेंद्र नगर टिहरी स्थित राजमहल में बसंत पंचमी के शुभ मौके पर सादे धार्मिक समारोह में पूजा अर्चना की गई। पंचांग गणना पश्चात राज परिवार, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत की उपस्थिति में धर्म आचार्यों की तरफ से पंचांग गणना के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय कर दी गई। कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल मानकों का पालन किया गया। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होते ही उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2022 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और बंद होने की एक विशेष प्रक्रिया है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी पर टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में तय होती है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी के पर्व पर पूजा अर्चना और पंचांग गणना के बाद तय की जाती है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले साल 20 नवंबर को विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद अब खुलने की तिथि को तय किया गया है।
चलिए, उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।